सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। मैं हूं साहिल और आप देख रहे हैं इस वक्त दरभंगा लाइव। दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर हसनैन कैसर जो अभी जान लेंगे आप लोग कि कौन से पद पे हैं, और मैं आपको फिर भी बता दूं कि मेडिकल सेल के जो है चेयरमैन है पूरे बिहार भर में। कुछ ज़्यादा सवाल नहीं, 2-3 सवाल पूछूंगा। थोड़ा सा ये बताइए, बिहार में सरकार बदली है तो रणनीति भी बदली होगी, कुछ बदलाव और परिवर्तन रणनीति में आया है जो कि दरभंगा लाइव के माध्यम से दर्शकों को पता चल सके कि अभी जो नई सरकार आई है, नई रणनीति है, क्या क्या है। देखिए, जो सरकार जो ये बदली है ये पूरी तरह से स्पष्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो अभी इसके पहले जो सरकार थी जिनके साथ जो हमारे नीतीश बाबू मुख्यमंत्री काम कर रहे थे, ये बीजेपी की सरकार थी। बीजेपी की सरकार के ख़िलाफ़ जो हालात हैं देश में, बेरोज़गारी, महंगाई, आपसी लोगों में नाइत्तेफ़ाक़ी, और जो लोगों को, युवाओं को जो रोज़गार चाहिए था, या हमारा देश विदेश में जो संबंध जो हैं, वो सारी इन चीज़ों को लेकर के जो हर फ्रंट पे जो देश की जो आर्थिक स्थिति है, सबसे बड़ी आप देखेंगे कि हमारे जो जीडीपी है वो गिर रहा है। हमारा जो रिज़र्व जो पैसा था, जो 8.5 करोड़ बिलियन था, वो 835 करोड़ बिलियन था, वो घट करके 500 बिलियन का। तो हमारे जिससे जो नोट की जो वैल्यू है वो घट रही है। इन्फ्लेमेशन है, महंगाई, देखिए पेट्रोल की कीमतें हैं, चीज़ों की कीमत है, जीएसटी आप देखिए, आपके खाने पदार्थ, अंग्रेज़ों के बाद ये पहली बार ऐसा हुआ है कि खाने की चीज़ें, पदार्थों पे जीएसटी लगाई गई है। फिर भी कहते हैं अच्छे दिन आएंगे। तो इस अच्छे दिन आने के लिए जो आपको लोगों को भ्रम पैदा करके, आपको वैसी चीज़ों पे लोगों को अग्रसर करते, सिर्फ लोगों को बांट करके, लोगों के आपसी नाइत्तेफ़ाक़ी, अग्रह को पिछड़े से पिछड़े को अग्रह से, मुसलमान को हिंदू से, हिंदू को मुसलमान से, और वैसी चीज़ों जिससे आपको रोज़ी रोटी ना मिले, उस चीज़ को भ्रमित कर करके उसके लिए जो अब उन्होंने माहौल तैयार किया था, उसके खिलाफ हम लोग, जो पूरी विपक्ष थी, नीतीश कुमार हमारे साथ आए, मैं उनका अब आए, हम लोगों ने पूरा उनका समर्थन किया और सरकार बनाई, और एक मजबूत सरकार बनाई है। अब तो बिहार में बीजेपी अब तो शून्य पे जाएगी, वो भूल जाए, गलतफहमी में न रहें। तो इसी दिमाग में जो रख करके नीतीश बाबू मुलाकात की हमारी सोनिया गांधी से और लालू प्रसाद यादव से मिलकर के, उन्होंने कहा कि हम लोग साथ चलना चाहते हैं। हमने उनका स्वागत किया, वो हमारे साथ आए। वो आज हमारी पार्टी बहुत सुचारू रूप से चली। आते ही साथ देखा आपने, रोज़गार देना शुरू कर दिया, ऐलान कर दिया अभी 20 लाख का रोज़गार देंगे हम। अरे अभी हो रहा है ये चीज़ों के, बहुत सारे स्किल वर्कर्स जो है, अभी सब लोग को कहा गया कि आप लोग आवेदन दें, सब लोग अपनी अपनी जगह पे आवेदन दें। मैं भी, मेरे पास में एक है सेंटर है जहाँ पे मैं कहूँगा कि सब युवाओं को कि अपनी आवेदन दें, और जैसा रोज़गार चाहते हैं, जिसकी आपके अंदर सलाहियत है, वो सलाहियत आपको रोज़गार मिली। तो इन्हीं सब बिंदु को लेकर के हम लोग जो है नई सरकार का गठन किया है, और लोगों को रोज़गार करना है, लोगों की आर्थिक स्थिति दूर करनी है, शांति कायम करना है, आपसी इत्तेहाद करना है, गंगा जमनी तहजीब को बनाए रखना है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात यह है कि अभी भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है राहुल गांधी के नेतृत्व में, और काफ़ी समर्थन भी मिल रहा है इसको, लेकिन वही विपक्षी जो है इसको बोल रहे हैं कि ये भारत कभी टूटा नहीं, तो जोड़ने की क्या ज़रूरत है। इस पर कुछ कहना चाहेंगे? भाई, जब चीन का चश्मा पहन के लेंगे, आंखों में दिखाई नहीं देगा, आंखों में नफरत भरा हुआ होगा, तो मोहब्बत दिखाई देगा। नफरत तो आपने फैला रखा है। आज भी देखिए, दिल्ली में कुछ दिन पहले कैसी बातें आपने कही हैं। इन लोगों को, इस चुने हुए लोग, बीजेपी के चुने हुए लोग, एमएलए हैं, एमपी हैं, ये जो है एक नफरत की बातें करते हैं, एक किसी खास विशेष वर्ग के बारे में अति आपत्तिजनक बातें कहते हैं, जिसे हाईली क्रिटिसाइज बात जो होती कहते हैं, और जो कि अपना ही देश में नुकसान नहीं बल्कि विदेशों में हमारा नुकसान। इस बात को समझ में नहीं आता है कि दूसरे मुल्कों में भारतीय रहते हैं, दूसरों मुल्कों से हमारी आमदनी आती है, दूसरे मुल्कों से हमारे रोजगार करते हैं, वहाँ जाकर हम बिजनेस करते हैं, हिंदुस्तान जाकर वहाँ बिजनेस करता है, वहाँ से पेट्रोल लगता है। अगर वो इस तरह का जो बात पे वो अमल करने शुरू करते हैं, तो भारत की आर्थिक स्थिति ऐसी खत्म है, और क्या हो जाएगी इस बात समझ में आती। तो ये चीज़ उनको दिखाई नहीं दे रहा। इसमें साथ साथ, माफ़ कीजिएगा, मैं आपको ये मीडिया का जो गोदी मीडिया का जो भी, इसमें बहुत बड़ा हाथ था। इस इसीलिए मीडिया ने उसको बढ़ाया, चढ़ाया और आगे बढ़ाया। एक प्रवक्ता की तरफ में मीडिया, एक प्रवक्ता की तरह से जो ये बीजेपी सरकार से जो काम की थी, वो उस चीज़ में भी राहुल गांधी ने अपनी हर बातों, उनके कोविड के बारे में बात की, सामाजिक के बारे में बात की, चाइना से संबंध के बारे में बात की, आपने फिर भी उसको आगे नहीं बढ़ाया। तो इसीलिए राहुल गांधी ने ये फैसला किया। एकदम काबिल तारीफ है। 3000 किलोमीटर वो चलेंगे पैदल। भाई आप सोचिए, उत्तर से दक्षिण चल रहे हैं, अभी पश्चिम से पूरब भी वो चलेंगे, पूरे भारत में दिखाएंगे, तो लगभग हमको लगता है 7000 से ज़्यादा किलोमीटर का वो पैदल यात्रा करेंगे। बहुत बड़ी बात है, किसी के जीवन की बात है। ये कोई 10 लाख के सूट पहनने वाला, 1 लाख की कलम रखने वाला और 5 लाख की चश्मा पहनने वाला वो व्यक्ति ये नहीं कर सकता, जिसको आदत बन गई। एक महिला जाकर के, एक युवा लड़की थी जो उसकी भगनी थी। हाँ, देखिए, सोचिए कितना बोलते हुए मुझे शर्म महसूस हो रही है। एक इंसान के तौर पे, मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक इंसान कहते कि भारतीय होने के नाते, एक उसकी अपनी भगनी, राहुल गांधी की अपनी भगनी थी, वो जाकर के उसके गले मिली, बहन की बेटी उससे मिली। हाँ,
है ना, मिली, तो उसके बारे में क्या क्या लांछन लगा दी। शर्म करनी आनी चाहिए, नीचे आने हमें थूकना चाहिए उनके लोगों पे। जैसे इस तरह की बातें मुझे घिन आती हैं ऐसे लोगों के बारे में बात करके, कि इस तरह का विचार रख करके लोगों के बारे में बात करते हैं। बहुत ही आपत्तिजनक और बहुत ही शेमफुल, जितना निंदा किया जाए उतना कम है। मुझे इस बारे में और कहना, मुझे 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 मेरी अंतरात्मा जिसका जवाब नहीं देती है मुझे। चलिए, आपने तो जो देश में राजनीति चल रही है उस पर आपने बताया। सर एक चीज़ और, 2024 और 2025 का जो चुनाव है, दोनों चुनाव, जो एक बिहार के अंदर में एक लोकसभा का चुनाव, एक विधानसभा का चुनाव, तो लोकसभा के चुनाव में जो है नीतीश कुमार इस बार पीएम पद के चेहरे बनने वाले, ऐसा भी जो चल रहा है, बातें चल रही है, इस पर क्या आपकी राय है? ये गलतफहमी जो फैलाई गई है ना, ये मीडिया में और आम जनता के में गलतफहमी फैलाई जाए। नीतीश बाबू ने कई बार इनकार किया कि मैं प्रधानमंत्री का पद है। अभी प्रधानमंत्री पद की तो बात ही नहीं हो रही है, जो बेवजह उड़ाई जा रही है। मीडिया, सोशल मीडिया पे ये सब ट्रेंड कर रहा है। मीडिया तो कह देगी कि कुछ और बातें फैला देती है ना। मीडिया ने कितना बड़ा बात फैलाया था कि अखिलेश ने अपने पिताजी को झापड़ मारा। क्या ये सच्चाई थी? इस बात की सच्चाई अमित शाह ने खुद कह दी, इस बात का इनकार भी किया। और देखिए कैसा है कि उसको, तो क्या इस बात को मान लिया जाए कि इस तरह का बात है? तो मीडिया कुछ भी कह सकती है। मीडिया की अपनी मनगढ़ंत बातें होती है, उसको माइलेज लेना होता है, इसको फुटेज लेना होता है, इस तरह की भ्रामक बातें उनको फैलानी होती है जिससे लोग, दर्शक देखें। ठीक है, उनका अपना काम है, वो अपना काम करते हैं। लेकिन मेरा ये कहना चाहता हूँ मैं कि असल चीज़ क्या है कि अभी पहले मुद्दा ये है कि बीजेपी को पूरी तरह से सरकार से हटाना सबसे मुद्दा है। सब जितने भी विपक्षी दल हैं उसको सामने से ला करके उसके सामने ला के खड़ा करना है। हमारा मुद्दा जो है 37 वर्सेस 63 है। हम यहाँ पे जो है कोई एमपी जीतने की बात नहीं, हमारा कैसे उनको जो है सरकार से हटाएं, ये हमारा एक मुद्दा है। तो हम लोग एक एक सीट पे उसको कर रहे हैं, फैसला कर रहे हैं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, इस तरह की फर्क। तो यहाँ प्रधानमंत्री बनने के कोई मुद्दा नहीं, करने के लिए सब हमें, अगर मुझे भी मौका मिला तो मैं भी कहूँगा मैं प्रधानमंत्री बनूँ। ये तो सबको चाहिए, सब ख्वाहिश है। पर भाई ये कोई भी व्यक्ति राजनीति में आता है तो राजनीति उसकी ख्वाहिश होती है, सर्वोच्च है कि भाई चुनी हुई सरकार का सर्वोच्च पद होता है प्रधानमंत्री बनना। मेरी भी ख्वाहिश है बनना, मैं भी कह दूँ। लेकिन ये सत्य से परे है। अभी पहला मुझे ये है कि किसी तरह से सभी लोगों का, विपक्षों का एक साथ आकर के ये कहा है, नीतीश कुमार ने कई बार इनकार किया है। ठीक है, तो जो उस वक्त पहले सरकारें इलेक्शन लड़ेंगे, पहले हम लोग स्ट्रेटजी बन रही है कि पहले किसी तरह इसको हराया जाए। 63 वर्सेस 70 का फार्मूला, 37 का फार्मूला है, उस फार्मूले पे हम लोग काम करके आगे बढ़ा करके, जैसा मुझे उस पहले इस मुद्दे पे हम लोग ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि बीजेपी अपना खाता खोलना तो दूर, अपना जो है, जो कहते हैं ना मिनिमम वोट लाना, है ना, मिनिमम वोट जो होता है वो भी नहीं ला पाएंगे। तो आप लोगों की ऐसी रणनीति चल रही है। Exactly. बिहार की जनता है बिल्कुल एक नए रूप, नए पूरी तरह से अभी जो ये कर रहे हैं, देखिए जो मेजॉरिटी बहुजनों की जो आबादी है उसके जो खिलाफ ये षड्यंत्र रच रहे हैं। अभी तो इलेक्शन होने वाले थे, क्या ही नहीं हुआ, इलेक्शन स्थगित कर दिया। क्यों किया गया बताएंगे क्या? आप समझने की कोशिश कीजिए, क्यों नहीं करेंगे? तो इस बात को समझिए और बहुत जल्द इनको जवाब मिलने वाला है। सर मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी आप महंगाई पे भी बात कीजिए। महंगाई क्या बात करना, जनता भुगत रही है। जाके पूछिए उस जनता से कि क्या आज वो सुबह में नाश्ता करने के बाद सोचता है कि अपने बच्चों को दूध मैं दोपहर में पिला पाऊंगा कि नहीं पिलाऊंगा, बच्चे को मैं उसकी फ़ीस कल अगले महीने अदा कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, अपनी बेटी की शादी के लिए लोगों को मैं आमंत्रित कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, क्या मैं बेटी को एक जोड़ा कपड़ा ले पाऊंगा नहीं ले पाऊंगा, क्या जो आएंगे मेरे मेहमान आएंगे क्या मैं एक कप चाय पिला पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा। ऐसे लोग आज सोच रहे हैं। जो घर में बिजली का जो बिल आता है कि उस बिजली की भुगतान कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, घर में जो चूल्हे हैं वो जलाना, वो जला पाऊंगा कि नहीं जला पाऊंगा, कि सारी चीज़ें महंगाई बढ़ गई है। समझ गए? इस तरह से महंगाई बढ़ गई है। इलाज कराऊंगा पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा, सरकारी अस्पताल में लोग जाते हैं, वहाँ पे जो होती है कन पड़ती है, लेकिन उससे आगे जो कराना होता वो हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो स्कीमें तो बहुत सारी सेंट्रल सरकार ने निकाली है, वो अमित शाह और मोदी जी और उनके जो दोस्त हैं अडानी अंबानी, सिर्फ उनके लिए नीति बन रही है। बाकी जो जनता जो है, बाकी रेस्ट ऑफ जनता है, उसके लिए कोई नीति नहीं बन रही है, जिसकी वजह से शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, ये सारी चीज़ें, बिजली, पानी, महंगाई, सारी चीज़ें तहस नहस हो रही है। जो कांग्रेस ने और दूसरे विपक्षी पार्टियों ने जो इन्होंने बनाई थी उसको सब आज बेच रहे हैं। तो आप बेचता कब है ये बताइए? कोई माँ बाप की जमा की हुई संपत्ति को बेचता कौन है? उसकी औलाद क्यों बेचता है? जब आप कमाने नालायक हो जाते हो, आपके अपने पालन पोषण करने की क्षमता ख़त्म हो जाती है, तो अपने घर की संपत्ति बेचते हो और बेच करके दूसरों में औने पौने बेच करके अपना पेट पालने की कोशिश करते हो। तो यही सरकार कर रही है। तो क्या शिक्षा का जो बजट था
कभी आपने सोचा है? आप देखिएगा शिक्षा का बजट में कितनी कटौती की गई है। बच्चों को जो स्टाइपेंड रिसर्च के स्कॉलर्स मिलते थे वो स्टाइपेंड घटा दिया है आपने। तो इन सब चीज़ों की वजह से ये बहुत ज़्यादा प्रोफेसर्स होते हैं जो लेक्चरर्स बनते हैं वो नहीं बन रहे हैं। तो ये इन्होंने पूरी दुर्दशा हो जो आर्थिक स्थिति को बदहाली की, तो सब पे असर पड़ेगा। ये शिक्षा पे पड़ेगा, स्वास्थ्य पे पड़ेगा, सड़क पे पड़ेगा, बिजली पे पड़ेगा, पानी खाने पीने की चीज़ें। और क्या कर रहे हैं ये कि पूरी जनता से निचोड़नी चाहते। तो जीएसटी खाने पे, गेहूं पे लगा देते हैं, तो आटा पे लगा देते हैं, तो चीनी पे लगा देते हैं, बच्चों के दूध पे लगा देते हैं, जो बच्चा पीने वाला। तो इस तरह से करके जनता ही को नोचना, ये सारा चीज़ कौन करता था? अंग्रेज करते थे। अंग्रेज़ में क्या है, ये अंग्रेज़ करते थे अपने वक्त में। और अंग्रेज़ क्या करते थे कि टैरिफ लगा लगा करके अकाल कहीं आता था और जनता पे लाद देते थे। तो भैया आपकी जो बैड जो प्रोसेस की वजह से, ब्रॉड सिस्टमाइज तरीके से की वजह से जो है था, जिसका आज खामियाजा हर तरह से जनता भुगत रही है। आज 83 रुपये हमारे से ऊपर जो है नोट की वैल्यू हो गई, तो $1 बराबर। क्या लगता है आपको, जो बाहर से चीज़ें आप ख़रीदते हैं वो महंगी ख़रीदेंगे आप? तो महंगी खरीदेंगे तो महंगी बेचेंगे, तो महंगी बिकेगा नहीं, लोग खरीद नहीं पाएंगे। तो ये शिक्षा के जो सबसे बड़ा प्रसार आपने किया, ये इसका ये सीधे से केंद्र सरकार की दुर्दशा के कारण हो रहा है सब। मतलब सरकार का जो शिकार है वो ग्रामीण शहर हैं और पूरी तरीके से आम जनता को निचोड़ रही है केंद्र सरकार। एकदम स्पष्ट कह रहे हैं आप। सोचिए ना, शिक्षा का स्तर कहाँ ले जाना चाहती है सरकार कि सावरकर के बारे में ये कहती, किताबों में पढ़ाई जा रही है। सावरकर जो जब जेल में बंद थे, जिसने 12 बार माफ़ीनामा मांगा था सरकार, और सरकारी वजीफे पे पढ़ा करते थे, ये कहते हैं सावरकर जो है बुलबुल के पंखों पे बैठ करके, जिसमें वैसे वो कमरे में उनको बंद रखा था जिसमें एक भी छेद नहीं होता था, लेकिन बिना छेद वाले कमरे से बाहर से निकल करके बुलबुल के पंखों पे बैठ करके अपने जनता को वो देखा करते थे। दिस काइंड ऑफ एजुकेशंस वन बिल्ड बाय दीज पीपल, दीज काइंड ऑफ, ऐसी शिक्षाएं जो आम जनता को ये देना चाहते हैं। तो आप क्या उम्मीद रखेंगे कि यहाँ पे साइंस और साइंस की जैसी रिसर्च होंगी? अंतिम सवाल ये है आपसे कि जो आप क्या संदेश देना चाहते हैं 2024 और 2025 में जो चुनाव होना है, उस पर पूरे भारतवासियों को क्या संदेश? मैं बहुत विनम्रता से अपने देशवासियों को, आप बहुत अच्छे हो, बहुत भोले हो, बहुत जज्बाती हो, अपने देश से बहुत प्यार करते हो, और हर वो व्यक्ति से उम्मीद रख लेते हो जो आपके जो परिस्थितियां हैं, आपकी शिक्षा, रोज़गार, ज़मीन, जायदाद, आपका खाना पीना, कपड़े लत्ते, इन सब चीज़ों को आपको जो मुहैया करा दे, उस पर विश्वास है। जो आपको झूठ बोलता है, जो आपको छलावा देता है, उस पर अमल कर लेते हो और उसको वोट करें। कृपया अपने जज्बात से ज़्यादा वैसे लोगों पर ध्यान दें जो आपको वाकई देश के लिए, देश के लोगों के लिए, देश में पूरे इसमें झूठ के बिना पे, जुमलेबाजी के बिना जो आपको अच्छे रोज़गार दे सके, आपको पानी शिक्षा दे सके, आपको जो है स्वस्थ दे सके, है ना, बिजली पानी सड़क का निर्माण कर सके, ऐसे लोगों को चुने। और मैं चाहता हूँ, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कांग्रेस इसमें पूरी तरह से अग्रसर है, उन्होंने किया है, 17 साल का उनके पास एक इतिहास है। और आज़ादी दिलाने से लेकर के आज़ादी के बाद तक कांग्रेस ने सब लोगों के साथ जो है, सब लोगों को लेकर के एक साथ चलने की कोशिश की है। और मैं इसलिए कहता हूं कि अब भ्रमित ना हो, आप जो है लोगों पे, अपने आप पे सोचें और वैसे लोगों को चुने जो देश के निर्माण में अपना हाथ दे सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दरभंगा लाइव से सुनने का। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया इस बोलने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।